24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अखाड़े में आज वो भवंडर उठा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव और तेहरान तक सब कुछ हिलाकर रख दिया है। एक तरफ न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी है जो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल घोषित करने पर खिलाफ कानूनी हथकंडा ढूंढ रहे हैं, मगर अब ऊंट पहाड़ के नीचे आते ही कानून की बेड़ियों की दुहाई देकर अपने कदम पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चिर परिचित अंदाज में गरजते हुए नेतन्याहू के सुरक्षा कवच बन गए हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध का झंडा फहराने का दम भर रहे हैं। वहीं इस पूरी बिसात के पीछे इजराइल के एक बेहद शातिराना चाल चल रहा है। अमेरिका को ईरान के साथ सीधी टक्कर में धकेल कर खुद दक्षिण लेबनान में गुप्त सैन्य प्रोन्नति यानी सीक्रेट रीडिप्लॉयमेंट के जरिए हिजबुल्ला और ईरानी नेटवर्क को छिन्न भिन्न करने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर बात साफ है, अमेरिका अपने वैश्विक वर्चस्व और ढोंग के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा चुका है, जहां न्याय की बात सिर्फ खोखला ढोंग बन रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी द्वारा जारी वारंट सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएगा? जब ममदानी ने बड़े गाजे बाजे के साथ ऐलान किया था कि वो न्यूयॉर्क आने पर नेतन्याहू को हथकड़ी पहनाएंगे, तब ऐसा लगा था कि शायद अमेरिकी जमीन पर न्याय की कोई नई किरण उगने वाली है। मगर जैसे ही कानूनी जांच पड़ताल की असली सच्चाई सामने आई, मेयर साहब का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उन्होंने अचानक एक वीडियो जारी कर बड़े ही मासूम अंदाज में कह दिया कि स्थानीय प्रशासन के पास किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को गिरफ्तार करने का कोई स्वतंत्र अधिकार है ही नहीं। ये बिल्कुल वही बात हो गई, नाच न जाने आंगन का टेढ़ा। पहले बड़ी बड़ी बातें करके सुर्खियां बटोर लो और जब बस जिम्मेदारी निभाने की बात आए तो सारा ठीकरा फेडरल सरकार के सर पर फोड़कर किनारे हो जाओ। इसी दौरान अमेरिका के तथाकथित संकट मोचक और बयानबाजी के उस्ताद डोनाल्ड ट्रंप मैदान में कूद पड़े। ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर अपनी दबंग शैली में साफ कहा कि नेतन्याहू जब तक अमेरिका में है उन्हें बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने इस बयान से अमेरिका के उस पुराने दोगलेपन की बू आती है जहां वो दुनिया भर को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब अपने किसी करीबी सहयोगियों पर आईसीसी का वारंट आता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ट्रंप का दावा है कि नेतन्याहू को ईरान के इस लड़ रहे जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, मगर ट्रंप का ये जो जुमला है दरअसल बगल में छुरी और मुंह में राम राम जैसी नीति को ही उजागर करता है, जहां सिर्फ अपने भू राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए हर नैतिक सीमा को लांघ दिया जाता है। अगर ट्रंप के जुबान और उनके राजनीति की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरी नगरी में चौपट राजा का तमाशा चल रहा है। ट्रंप साहब को लगता है कि वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर दुनिया की सबसे बड़ी अदालतों के फैसलों को खारिज कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी शेखी बगार तो लिखा कि गिरफ्तार तो उन ईरानी हुक्मरानों को होना चाहिए जिन्होंने अपनी ही देश को तबाही के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। अटैक अमेरिका करता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिसाइलें दागी जाती है और ईरान को गिरफ्तार कर लो, ईरान के हुक्मरानों को, क्योंकि उन्होंने तबाही के मोड़ पर लाकर ईरान ने खड़ा करा है। वाह ट्रंप साहब वाह। लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि जिस अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं उसने खुद मिडिल ईस्ट में इराक से लेकर लीबिया तक तबाही का वो तांडव रचा है जिसकी भरपाई आने वाली कई पीढ़ियां नहीं कर सकती। उनकी कूटनीतिक सिर्फ धमकियां, बैन और हवाई हमलों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, मानो पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली ही क्यों ना हो। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रतिक्रिया को देखिए तो वहां से ऐसा गुस्सा फूटा मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। नेतन्याहू के दफ्तर में आईसीसी को कंगारू कोर्ट तक करार दे दिया गया और कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कोई औकात नहीं वो इजराइल या अमेरिका पर अपना क्षेत्राधिकार थोप सके। इजरायली हुक्मरानों का कहना है कि न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी अपने शहर के ज़मीनी समस्याओं को सुलझाने में तो पूरी तरह नाकाम रहे और जब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इजराइल को मोहरा बना रहे हैं। यहाँ तो वही कहावत सामने आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब अपनी सरजमी पर गाजा पे किए गए नरसंहार के आरोप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजते हैं तो इजराइल पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बताने लगता है और निष्पक्ष जांच एजेंसियां की नीयत पर सवाल उठाता है।
इजराइल का यह दावा है कि वो गाजा में आम नागरिकों को बचाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठा रहे हैं। दुनिया के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है, गाजा में हजारों बेकसूरों की जान जा चुकी है। अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुके हैं। मासूम बच्चे भूखमरी की कगार पर है। मगर इसके बावजूद इजराइल और अमेरिका मिलकर ऐसा नाटक रच रहे हैं मानो वो शांति के सबसे बड़े दूत हों। अमेरिका द्वारा दी जाने वाली अरबों डॉलर की सैन्य मदद और हथियार ही गाजा में गिरने वाले बमों का ईंधन बनते हैं। यानी हथियार भी अमेरिका ही बेचेगा, मानवाधिकार की दुहाई भी वही देगा, और जब कोई अदालत सवाल पूछेगी तो दादागिरी दिखाकर न्याय की प्रक्रिया को भी वही रोकेगा। यह अमेरिका का वो शातिर चेहरा है जिसे दुनिया बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खेल की जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है, यानी अमेरिका और ईरान की सीधी जंग में इजराइल की भूमिका। क्योंकि लड़ाई तो इजराइल और ईरान की शुरू हुई थी ना। अब अमेरिका ने जगह ली है इजराइल की, तो इजराइल कहाँ गया? पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि जब ट्रंप ईरान पर सीधा सैन्य प्रहार करने की हुंकार भर रहे हैं, तब इजराइल सार्वजनिक रूप से थोड़ा अलग थलग और खामोश क्यों दिख रहा है? क्या इजराइल डर गया है, या फिर वो शतरंज का वो खिलाड़ी बन चुका है जिसे लेना एक ना देना दो? असलियत यह है कि इजराइल कोई भोला भाला दर्शक नहीं है, बल्कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक संविधा का फायदा उठा रहा है। इजराइल जानता है कि अगर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ईरान पर अचानक सीधे हमले होते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी, और उसका सबसे पहला असर इजराइल की अपनी सीमाओं पर पड़ेगा। इसीलिए वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए अलग रास्ता चुन रहा है। इजराइल का असली मास्टर प्लान दरअसल दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों और वादियों में छिपकर तैयार हो रहा है। इजराइल चुपके दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना और खुफिया तंत्र की सीक्रेट रीडिप्लॉयमेंट पर काम कर रहा है। इजरायली रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका को ईरान के साथ साथ सीधा उलझाकर वो खुद हिजबुल्लाह की कमर तोड़ देंगे। लेबनान का ये दक्षिणी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, जहां से ईरान समर्थित ये लड़ाकू समूह इजराइल पर लगातार दबाव बनाए रखता है। इजराइल का सोचना है कि वो एक तीर से दो निशाना साधे जाएगा। अमेरिका ईरान के केंद्र नेतृत्व और परमाणु ठिकानों को कमजोर करे, और इजराइल लेबनान में गुप्त ऑपरेशन चलाकर ईरान की सबसे मजबूत प्रॉक्सी सप्लाई लाइन को ही हमेशा के लिए काट दे। ये अमेरिका और इजराइल के बीच की जो जुगलबंदी वास्तव में चोर चोर मौसेरे भाई वाली मिसाल को साबित करती है। एक तरफ अमेरिका दुनिया के सामने सुपर पावर होने का ढोंग रचता है, लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटता है, और वहीं दूसरी तरफ वह इजराइल के हर गैर कानूनी और आक्रामक कदम पर अपनी मौन सहमति की मोहर लगा देता है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ये सीक्रेट प्लान अगर पूरी तरह अंजाम पा जाता है तो वो केवल हिजबुल्लाह के लिए नहीं बल्कि पूरे ईरानी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर जो आग आज मिडल ईस्ट में लगा रहे हैं या भड़का रहे हैं, उसकी लपटें खुद उनके अपने हाथों तक नहीं चल जाएंगी? अमेरिका के इस आक्रामक विदेश नीति ने हमेशा दुनिया को शांति के बजाय सिर्फ तबाही और शरणार्थी संकट ही दिया है। इजराइल के इस सीक्रेट रणनीति का एक और पहलू ये भी है कि वो सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे के तर्ज पर काम करना चाहता है। यदि अमेरिका सीधे तेहरान पर बमबारी करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की तू होगी और इजराइल सार्वजनिक रूप से इस दाग से बच जाएगा। लेकिन पीठ पीछे इजराइल इस बात का पूरा फायदा उठाकर लेबनान में अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत कर लेगा और हिजबुल्लाह के मिसाइल जखीरे को तबाह कर देगा। ईरान ने पिछले कई दशकों से पूरे क्षेत्र में जो प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया है, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गाजा में हमास हो, यमन में हूती हो या इराक के मिलिशिया समूह हो, इजराइल इस पूरे ताना बाने को एक एक करके बिखेरना चाहता है। और इस काम के लिए अमेरिका से बेहतर ढाल उसे और कोई मिल भी नहीं सकती है दर्शकों। मगर अमेरिकी राजनीति की विडंबना तो देखिए, वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माता ये समझने को तैयार नहीं है कि ईरान के खिलाफ युद्ध का रास्ता कोई बच्चों का खेल नहीं है। ट्रंप जैसे नेता अपनी चुनावी राजनीति और राजनीतिक रसूख को चमकाने के लिए अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो बारूद के ढेर में तिनके का काम करते हैं। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसके खिलाफ आप एक दो स्ट्राइक करके घर वापस लौट आएंगे। ईरान के पास भी पलटवार करने की पूरी क्षमता है, और अगर ये जंग बढ़ती है
तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ठप हो जाएगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी हुक्मरानों को तो बस अपनी चौधराहट कायम रखनी है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया ही आर्थिक तबाही के दलदल में क्यों न फंस जाए। इधर न्यूयॉर्क के मेयर जोहर हमदानी ने यूटन ने एक बार फिर पश्चिम देशों के नेताओं के दोगलेपन को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। चुनावी रैली में जनता को लुभाने के लिए और वामपंथी वोट बैंक को साधने के लिए ममदानी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मिसाल कायम करेंगे और नेतन्याहू को गिरफ्तार करवाएंगे। मगर सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही ऊपर से फेडरल दबाव आते ही गीदड़ भभकी देने वाले साबित हो जाते हैं। अब वो तकनीकी और कानूनी जटिलताओं का बहाना बनाकर अपनी चमड़ी बचा रही हैं। यही वजह या ये इस बात का सबूत है कि जब बात अमेरिका के गैर रणनीतिक साझेदार पर आती है तो अमेरिका का कोई भी नेता या शहर अंतर्राष्ट्रीय कानून की पालना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अमेरिका की पूरी न्याय प्रणाली ही अपने दोस्तों के लिए अलग और दुश्मन के लिए एक अलग पैमाना रखती है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी की स्थिति पर नजर डालें तो उसकी हालात इस वक्त हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और जैसी हो चुकी है। जब आईसीसी रूस या किसी अफ्रीकी देश के नेता के खिलाफ वारंट जारी करता है तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी ढोल नगाड़े बजाकर उस फैसले का स्वागत करते हैं और पूरी दुनिया में उसकी तामील करवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वही अदालत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों का पुख्ता सबूत पाकर वारंट जारी करती है तो वही अमेरिका उस अदालत को ही अवैध और अयोग्य घोषित कर देता है। अमेरिका का ये अड़ियल रवैया ये साबित करता है कि उनके लिए नियम और कानून केवल दूसरों पर थोपने का हथियार है। खुद उन पर या कोई उनके चहेतों पर कोई कानून लागू नहीं होता। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने हाल ही के महीनों में अपने ही हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या की है और दशकों से अमेरिकी सैनिकों का खून बहाया है। उनके आक्रामक रुख की मुख्य वजह बताया जा रहा है। मगर ट्रंप साहब ये भूल जाते हैं कि अमेरिका का खुद का इतिहास दूसरों के मामलों में जबरन टांग अड़ाने का रहा है। चिराग तले अंधेरा की तरह अमेरिका अपने देश के अंदर नस्लीय हिंसा, गन कल्चर और पुलिस की बर्बरता पर तो लगाम लगा नहीं पाता, लेकिन दुनिया भर में मानवाधिकारों का ठेकेदार बनने का ढोंग रचता रहता है। ईरान पर यह आरोप लगाकर यही तबाही का कारण है। अमेरिका दरअसल अपने उन सभी पिछले हवाई हमले, आर्थिक प्रतिबंधों और तख्तापलट की साजिशों को छिपाने की कोशिश कर रहा है जो उसने मध्य पूर्व के देशों में अपनी कठपुतली सरकार बिठाने के लिए रची थी। दक्षिण लेबनान में इजराइल के रीडिप्लॉयमेंट प्लान की बात करें तो वो रणनीति बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल की सेना पिछले कई हफ्तों से लेबनानी सीमा के पास अपनी खुफिया गश्त और निगरानी तकनीक के कई गुना बढ़ चुकी है। वो हिजबुल्लाह के उन तमाम भूमिगत सुरंगों और मिसाइल डिपो की पहचान कर रही हैं जिन्हें ईरान के पैसे से तैयार किया गया है। इजराइल का इरादा साफ है, जैसे ही अमेरिका ईरान पर दबाव बनाएगा या कोई सैन्य कदम उठाएगा, इजराइल बिना किसी चेतावनी के दक्षिण लेबनान में एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक या सीमित जमीनी हमला अंजाम देगा। इससे हिजबुल्लाह को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा और ईरान का जो सबसे बड़ा फ्रंटलाइन डिफेंस है वही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन इजराइल का ये सीक्रेट प्लान इतना आसान नहीं जितना कागजों पर दिखाई देता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के पास भी अत्याधुनिक ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और हजारों प्रशिक्षित लड़ाके का एक विशाल दस्ता मौजूद है जो इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। अगर इजराइल जरा सी भी चूक करता है तो वो लेबनान के उस दलदल में दोबारा फंस सकता है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा अगर इजराइल का ये गुप्त सैन्य डिप्लॉयमेंट का खेल बेनकाब होता है तो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी और अधिक फजीहत होना तय है। मगर जब अमेरिका जैसा आका पीछे खड़ा हो तो इजराइल को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम या सीमा के उल्लंघन का कोई खौफ नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका हर वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये दुश्मनी वास्तव में इस सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी का बनती जा रही है।
अमेरिका ने 2018 में जो JCPOA से एक तरफा बाहर निकलकर जो ऐतिहासिक गलती की थी, उसी का खामियाजा आज पूरा मध्य पूर्व भुगत रहा है। ट्रंप के उस फैसले ने कूटनीतिक के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया था। ये खुद ट्रंप ने दिया था उस JCPOA से बाहर निकल के। आज जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है तो अमेरिका शांति वार्ता करने के बजाय फिर से वही पुरानी धमकियों और युद्ध के हथियारों को सहारा ले रहा है। ये अमेरिकी विदेश नीति या अदृढ़ता का ही नतीजा है जो आज पूरा रीजन बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। मध्य पूर्व के अन्य अरब देशों की स्थिति भी इस पूरे घटनाक्रम में काफी संवेदनशील हो गई है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे देश एक तरफ तो ईरान के बढ़ते प्रभाव से खौफजदा हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका और इजराइल के इस दुस्साहस का सीधा समर्थन करने से भी कतरा रहे हैं। इन देशों को अच्छी तरह मालूम है कि अगर अमेरिका और ईरान में सीधी जंग छिड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन उद्योग को पहुंचेगा। इसीलिए वो देश दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाली कहावत पर अमल कर रही हैं। वे बंद कमरों में अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दे रही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रही हैं क्योंकि अमेरिका का भरोसा करना उनके लिए भी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ईरान की रणनीतिक सोच को भी उजागर करके समझा जाए तो तेहरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि ईरान ने भी अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। यमन के हूती विद्रोह लाल सागर यानी रेड सी में अमेरिकी और पश्चिमी जहाजों पर हमले तेज कर सकते हैं। इराक में मौजूद सिया मलेशिया अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है और लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर सकता है। यानी अगर ट्रंप या नेतन्याहू सोचते हैं कि वो आसानी से ईरान को घुटनों पर ला देंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और दिन में सपने देखने जैसा कुछ होगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का जो मीडिया है और उसका प्रोपेगेंडा तंत्र भी बराबर समझदार है। अमेरिकी मीडिया लगातार ऐसी खबरें परोस रहा है जिससे ये साबित किया जा सके कि ईरान ही दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी या अमेरिकी द्वारा उठाया गया हर कदम केवल दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बनाया होता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में पूरी दुनिया देख रही है कि वो कैसे गाजा में इंसानों का कत्लेआम हो रहा है और कैसे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका का ये दोहरा रवैया उसके अपने नैतिक पतन की कहानी लिख रहा है, जहां उसकी बातों का अब दुनिया में किसी भी निष्पक्ष देश के सामने कोई भी मोल नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके लिए ये जंग केवल इजराइल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि ये उनके अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल का मामला भी है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित हैं और जनता में उनके खिलाफ भारी असंतोष है। ऐसे में यदि युद्ध खत्म होता है तो नेतन्याहू का सत्ता की कुर्सी तुरंत छीन जा सकती है। इसलिए नेतन्याहू बहुत समझदारी से यहाँ काम कर रही है। वो अमेरिका को ईरान के खिलाफ उकसाकर और लेबनान में नए मोर्चे खोलकर युद्ध को लगातार खींचना चाहते हैं ताकि वो आपातकाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, चाहे उसके लिए उन्हें हजारों और बेकसूर इंसानों की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। दूसरी ओर ट्रंप की वापसी की आहट और उनके कड़े बयानों ने अमेरिकी विदेश नीति के अनिश्चितता भरे चरित्र को और उजागर कर दिया है। ट्रंप का राजनीति करने का इस तरीका हमेशा से खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत वाला रहा है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि वो अमेरिका को अनगिनत एंडलेस वॉर्स से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर ऐसे हमले कर रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं जो अमेरिका को और भयानक युद्ध में धकेल सकती है। ट्रंप का यह विरोधाभास दिखाता है कि उनके पास मध्य पूर्व में कोई दीर्घकालिक शांति योजना नहीं है, बल्कि वो केवल तत्कालीन राजनीतिक फायदों और अपने आक्रामक समर्थकों को खुद काम करने के लिए बयान देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर है जोहर ममदानी के हालिया स्टैंड ने अमेरिका के भीतर चल रही वैचारिक जंग को भी सामने ला दिया है।
अमेरिका की नई पीढ़ी और वामपंथी प्रगतिशाली नेता अब खुलकर इजरायल को दी जाने वाली अंधी या आर्थिक और सैन्य मदद का विरोध कर रहे हैं। ममदानी ने भले ही कानूनी सीमाओं का हवाला देकर अपने हाथ खींच लिए, लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा उन बमों को खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है जो गाजा और लेबनान में बच्चों की जान ले रहे हैं। ये अमेरिकी समाज के अंदर वो दरार है जो आने वाले दिनों में और गहरा होने वाली है। और वाशिंगटन, जहां से वाशिंगटन के पुराने नेता तो इजराइल के प्रति अंधे वफादार बने हुए हैं, लेकिन आम जनता अब सवाल पूछने लगी है। दक्षिण लेबनान में इजराइल के गुप्त रीडिप्लॉयमेंट की योजना इस बात का संकेत भी दे रही है कि पश्चिमी ताकतें कभी भी कूटनीतिक रास्तों पर भरोसा नहीं करती। जब जब शांति समझौते या संघर्ष विराम की बात होती है, इजराइल और अमेरिका पृष्ठभूमि में अपने सैन्य पुनर्गठन और भावी हमलों की योजनाएं बना रहे होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी का जो खेल पिछले 7 दशकों चला रहा है, इजराइल का यह गुप्त प्लान लेबनान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। लेकिन चूंकि लेबनान एक कमजोर और आर्थिक रूप से टूटा हुआ देश है, इसीलिए पश्चिमी दुनिया उसके खिलाफ हो रहे इस अतिक्रमण पर पूरी तरह से आंखें मूंद बैठी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता का एक और दुखद पहलू है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सारे मंच पंगु हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे और आईसीसी तक सभी संस्थाएं आज असहाय नजर आ रही हैं। जब भी कोई संस्था अमेरिका या उसके करीबियों के खिलाफ फैसला सुनाती है, अमेरिका उसे वित्तीय फंड रोकने की धमकी दे देता है और उसके जजों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। ऐसे माहौल में सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया केवल जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून से ही चलेगा? अगर अमेरिका इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की वारंटों को खारिज करता रहा तो दुनिया के अन्य तानाशाहों और अपराधियों को भी कानून तोड़ने का खुला लाइसेंस मिल जाएगा। नेतन्याहू का सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आने की संभावना इस विवादों को और गर्मा दिया। यदि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं और बेखौफ होकर यूएन के मंच से भाषण देते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा मजाक होगा। एक तरफ वो व्यक्ति जिन पर 73,000 से ज्यादा लोगों के कत्लेआम और नरसंहार के गंभीर आरोप हैं, दुनिया भर में सबसे बड़ा मंच खड़े होकर भाषण देंगे और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की पुलिस और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस उन्हें वीआईपी सुरक्षा प्रदान करेगी। ये दृश्य पूरी दुनिया के सामने पश्चिमी मानवाधिकारों के दोहरे मापदंड को सबसे बड़ा बेनकाब प्रदर्शन साबित होगा। इस पूरे बिसात में ईरान का रुख भी काफी सतर्क और चतुर नजर आ रहा है। तेहरान जानता है कि ट्रंप और नेतन्याहू उसे उकसाकर एक ऐसे युद्ध में घसीटना चाहते हैं जहां अमेरिका अपनी पूरी वायुसेना और नौसेना की ताकत झोंक दे। इसीलिए ईरान सीधे तौर पर कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय अपने स्ट्रैटेजिक पेशेंस का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर धीरे धीरे और लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे इजरायल की अर्थव्यवस्था और उसके सैन्य संसाधनों पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। ईरान की ये दीमक की तरह चाटने वाली नीति इजरायल को लंबे समय तक भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर में अमेरिका और इजरायल का ये गठजोड़ पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे मुहाने पर ले आया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अमेरिका का ईरान पर आक्रामक रुख और इजरायल का दक्षिण लेबनान में गुप्त रीडिप्लॉयमेंट प्लान, ये दोनों मिलकर शांति की बची कुछ उम्मीदों को भी न्योता देकर दफन कर रहे हैं। ट्रंप की बयानबाजियां, नेतन्याहू की सत्ता की लालसा और ममदानी जैसे नेताओं की लाचारी ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी चौधराहट और दोहरे रवैये को नहीं छोड़ेगा, तब तक दुनिया में कहीं भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की नीति पर चलते हुए अमेरिका आज पूरी दुनिया को एक महाविनाशकारी युद्ध की आग में धकेल रहा है, जिसकी कीमत निर्दोष आवाम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।